Welcome to all participants in our KIP specific webinar। KIP के स्पेसिफिक वेबिनार में आज आप सभी का स्वागत है। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक्स, दैट इज हाउ टू अवेल एजी बैंक फाइनेंस along with subsidy benefit for agri based projects। एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट को हम कैसे शुरुआत करें और उसके लिए कैसे मैक्सिमम सब्सिडी प्लानिंग करें और साथ में कैसे हम आसानी से बैंक से फाइनेंस ले, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशंस आपके साथ करेंगे। तो इफ यू आर विलिंग टू इनिशिएट एनी एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स, डिटेल्स में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट के कैटेगरीज में एलिजिबल्स होते हैं। यदि आप एग्री बेस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना चाहते हैं और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी बेनिफिट लेना चाहते हैं और साथ में बैंक आपको आसानी से फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेल कर दे, इसके लिए क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी है, क्या प्रिपरेशंस हमें एडवांस में करनी है, ताकि आपको प्रोजेक्ट में इजीली ये बेनिफिट सिंक हो जाए। तो आज का ये जो टॉपिक्स है आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल रहने वाला है। यदि आप इससे कनेक्टेड बिजनेस कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें दिए गए कंटेंट का अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू प्रोसीड्स, आई जस्ट वांट टू गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अबाउट केआईपी। We at KIP working as a business subsidy consultant since 2008 onward. We are working particularly for the MSME units, warehousing and logistics sector units, and the agri infra projects. We help our clientele in taking right investment decisions with appropriate business models, so that our client can take maximum subsidy benefits along with other eligible financial incentives, so that they can reduce their cost of projects and maximize their profits। केआईपी 2008 से बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो क्लाइंटाइल है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सही बिजनेस मॉडलिंग का सिलेक्शन करके सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, सब्सिडीज हैं या इंसेंटिव्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे अवेलेबल रहे, ताकि उनके कॉस्ट रिड्यूस हो और उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। सब्सिडीज की जो रॉन्ग मिथ हमारे माइंड्स में प्रिवेल कर जाती है कि सब्सिडी मिलती नहीं है, कागजों में मिलती है, आसानी से बैंक फाइनेंस नहीं होता, वो सारी मिथ हम आज दूर करेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली प्रोसीड कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्पेसिफिक वेबिनार्स। थोड़ा सा ब्रीफ आपको टॉपिक्स जो आज के वेबिनार में रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए रहेगा इसमें। कि हम, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि यदि आप कोई एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, वो डिटेल्स में आगे आपको कवरेज मिलेगी। तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशंस करें, पहले हम सबसे पहले उस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि आपको बैंक से कनेक्ट करने से पहले क्या प्रिपरेशंस करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बैंक लोन लेने से पहले, क्योंकि हम एक एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो हमें AIF का रूट लेना है। बहुत ही एक अच्छी सेंट्रल स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। इसका रूट हमें लेना है ताकि हमें बैंक लोन आसानी से मिले। और इसके लिए जो थर्ड नंबर पे हम क्या ऐसे पॉइंट हैं, जो प्राइमरी डिस्कशंस हैं, जो बैंकर के साथ हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट आपको इजी बैंक फाइनेंस अवेल हो। अगर आप इस पैरामीटर को फोकस करेंगे, तो आप अपने बैंकर के साथ सही लाइजन करके आसानी से बैंक लोन ले पाएंगे। तो वो ऐसे पैरामीटर्स जो आपको पहले डिस्कस करने हैं बैंकर से, वो हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जो AIF का जो अप्रूवल्स हमें मिलेगा, उसके क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, क्या बेनिफिट बैंकर को मिलेंगे, डिटेल्स में हम बताएंगे। साथ में आपको क्या अलाइड सब्सिडी बेनिफिट और मिल सकते हैं। AIF की अप्रूवल लेने से
आपको सब्सिडी बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं, उनके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। तो ये टॉपिक्स रहेंगे। आप जो को आफ्टर वेबिनार सारा कंटेंट्स हम इजीली अवेलेबल करवाएंगे, तो आप ऐसा कोई जल्दबाजी ना कीजिए कि नोटिंग करना है आपको। कंप्लीट जो पीपीटीज हैं अलोंग विद रिकॉर्डिंग्स आपको इजीली अवेलेबल रहेगी। तो आपका अगर कोई क्वेश्चंस भी है, वो आफ्टर वेबिनार 30 to 40 मिनट्स के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे, जिसमें आपकी क्वेरीज को भी हम ट्राई टू रिजॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं जितने भी ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेट्स हैं, आपके लिए इस वेबिनार का जो कंटेंट्स है वो शेयर करने से पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो ओपन है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आज की डेट में क्योंकि केआईपी एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट में प्रिवेलिंग करती है उनको भी शेयर करती है, ताकि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिले। आज की डेट में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ओपन है, उसमें सबसे पहले है एनटीपीसी, यानी ये जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इन्होंने बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइट किया गया है। यदि आप बायोमास पैलेट ब्रिकेट्स में लाइन अप कर रहे हैं या एग्रीकल्चर रेजिड्यू वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने की जो लास्ट डेट है वो 23 जुलाई 2024 है। बहुत अच्छा टेंडर है। बायोमास पैलेट के लिए पंजाब में भी टेंडर ओपन है, नाभा का। नाभा जो पावर प्लांट्स है, इसमें टेंडर सबमिट करने की जो डेट है वो 20 जुलाई है। और यूपी राज्य का जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसने भी बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। 12 अगस्त 2024 उसकी लास्ट डेट है। ऐसे ही वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए हरियाणा में हैफेड ने 10 ईयर गारंटेड स्कीम में कवर्ड गोडाउन्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए हैं, जिसमें 10 साल का एक कॉन्ट्रेक्चुअल फिक्स एग्रीमेंट आपके साथ हो जाता है। वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने की लास्ट डेट 1 अगस्त 2024 है। तो ऐसे और भी हम जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे जो कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं उनको हमेशा शेयर करते हैं। तो आप अगर बायोमास पैलेट्स या वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन है। आप इनके बारे में डिटेल्स में आफ्टर वेबिनार हमारी टीम से कनेक्ट करके इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे स्पेसिफिक वेबिनार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जिनको एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, ताकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ा वाइड एरिया है। आप एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट कोई भी लाइन अप करते हैं, हम एक एज ए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज का आज कवरेज ले रहे हैं कि आप कोई भी इस टाइप का बिजनेस प्लान कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बायोमास ब्रिकेट्स, पैलेट्स, राइस मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल, कॉटन मिल, कंप्रेस बायोगैस, एग्रीकल्चर वेयर हाउस, कोल्ड चेन, शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट, सीड प्रोसेसिंग, स्पाइसेस का कोई बिजनेस है, या नट्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या कोई प्राइमरी प्रोसेसिंग रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, या और कोई फूड और ग्रेन्स हैं उनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग आप करते हैं। कोई शॉर्टिंग ग्रेडिंग है, डी हस्किंग है, क्लीनिंग है, डिस्टोनिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। टिश्यू कल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो है ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड, जैसे ड्रोन है, ड्रोन का इम्प्लीमेंटेशन है, हार्वेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट हैं, ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड कैटेगरीज में कवर होते हैं। तो यदि आप ऐसा कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उसके लिए आप एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, या बैंक से फंडिंग लेना चाहते हैं, या सब्सिडी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे सारे जो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आप कैसे प्रोसीड करें ताकि आपको इजी बैंक फाइनेंस मिले, ये आज का हम कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये एलिजिबल एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी डिटेल्स और भी बहुत अच्छी है। अगर आप डिटेल्स में आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ऐसे बहुत सारे बिजनेस डिफाइन किए हुए हैं जिनको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो आप इनमें से अगर कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो आप जो आगे मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ एआईएफ का या जो सब्सिडी बेनिफिट का लाभ प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, और आप इनमें से आपने किसी को सिलेक्ट किया हुआ है कि ये बिजनेस में करूंगा या इसमें एक्सपेंशन करूंगा, तो हम
उस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए क्या प्रिपरेशंस करें करें बिफोर कनेक्ट टू बैंक, यानी बैंक से बात करने से पहले हमें किन किन चीजों का टेक केयर कर रखना है। ये पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि आपको जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसके ऊपर सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बनवानी है। यानी आपको ये पता हो कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसके ऊपर क्या क्या गवर्नमेंट की ग्रांट सब्सिडीज एलिजिबल्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है। क्योंकि देखिए, आप सब्सिडी लाभ तभी बढ़ा पाएंगे जब एडवांस में आप उनका असेसमेंट कर लें, राइट। सब्सिडी प्लानिंग जब आप कर लेंगे तो इससे आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एरर है वो नहीं होगी, टाइमलाइन मिसिंग्स नहीं होंगी। क्योंकि इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल जाएंगे जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न, बिजनेस मॉडलिंग, क्या आप फर्म बनाए, प्रोप्राइटरशिप बनाए, पार्टनरशिप फर्म बनाए, या वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कंपनी बनाए, क्या बनाए ताकि आपके सब्सिडी लाभ ज्यादा से ज्यादा आपको मिले। तो सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक सब्सिडी असेसमेंट कीजिए कि आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें मिलेंगी। इसके साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि राइट बिजनेस मॉडलिंग आपकी होनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि कंपनी बना ली, पता चला कि कंपनी पे वो बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है, या उन्होंने प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ली, पता चला कि ये प्रोप्राइटरशिप पे बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है। क्या बिजनेस मॉडलिंग उनको ऑप्ट करने चाहिए ताकि सब्सिडी लाभ उससे कनेक्ट हो जाए। ऐसा आप अगर सब्सिडी असेसमेंट करते हैं तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाता है सब्सिडी असेसमेंट होने से, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट होने से, कि कितनी मात्रा में सब्सिडी आपको मिलेगी और क्या इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, उनकी टाइमलाइंस क्या है। क्योंकि अगर आपको टाइमलाइंस पता होंगी तभी तो आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि टाइमलाइंस चली जाती है, फिर आप सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट कर ले तो पता चले कि सब्सिडी लाभ तो अब मिलेगा नहीं आप। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि टाइमलाइंस आप अच्छे से टेक केयर रखें। इसके अकॉर्डिंगली सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट जो सबसे अच्छा बेनिफिट इससे मिलेगा आपको, ये आपको आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि हाउ टू फ्रेम योर इन्वेस्टमेंट पैटर्न, खुद का पैसा कितना लगाएं और बैंक से फंड कितना लें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां मिनिमम ऑन कंट्रीब्यूशन की गाइडलाइंस है कि यानी आपको खुद का पैसा इतना लगाना है तभी आपको सब्सिडी लाभ मिलेंगे। तो ऐसा एक डिटेल्ड में आप कोई भी प्रोजेक्ट लाइन अप करें, सबसे पहले एक सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट जरूर तैयार करवाएं। इसमें कई पैरामीटर ऐसे भी होंगे कि सब्सिडी लाभ लेने के लिए आपको पहले किसी सरकारी विभाग से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत पड़े, या इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी आपको पहले से एडवांस में पता चल जाएगा कि भाई सब्सिडी लाभ लेना है तो उसके लिए पहले हमें अप्रूवल लेनी है। तो आप उसकी भी प्रिपरेशंस एडवांस में कर पाएंगे। तो ऐसा एक कंप्लीट आपका टेक्निकल सब्सिडी मैपिंग जो है वो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करने से पहले आप ये टेक केयर करें कि आपके पास उस प्रोजेक्ट की सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट हो। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपके पास जो बिजनेस को करने के लिए बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई फर्म रजिस्ट्रेशन कराना है, आपकी प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, आपको अगर कंपनी के थ्रू आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। ये आप एडवांस में पहले करवा के रखिएगा क्योंकि इससे आपके आगे जो बेनिफिट सिंक होते हैं वो आपको एडवांस में पता चल जाता है। जैसे कि ऐसे और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है, स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो सकता है। यानी आप बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले अपने बिजनेस के इंश्योर कीजिएगा ताकि आपको बैंक लोन में और सब्सिडी में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, सब्सिडी की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपको लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी जिस जगह पे आप बिजनेस करने वाले हैं या जो साइट सिलेक्शन आपने किया है
उसका पेपर वर्क आपने पहले चेकआउट करना है अच्छे से, क्योंकि आमतौर पे जितनी बैंक में प्रपोजल जाती हैं उनके रिजेक्शन के पीछे लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक प्राइमरी बेसिक कॉज बन जाता है। आप ये देखिएगा, जो भी जमीन पे जिस भी साइट्स पे आप बिजनेस करने वाले हैं, जिसका आपने सिलेक्शन किया है, उसकी टाइटल डीड आपके पास हो। यदि आप लैंड को लीज पे ले रहे हैं तो कम से कम 10 साल की रजिस्टर्ड लीज डीड हो, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं वो तभी मिल पाते हैं जब आपके पास 10 साल की रजिस्टर्ड लीज डीड, यानी नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट ना हो, रेंट डीड ना हो, वो रजिस्टर्ड हो आपके रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा। ये आपने टेक के रखना है। लैंड की जमाबंदी, इंतकाल, मुटेशन, सिजरा, ये आपने अच्छे से चेकआउट करने हैं। उसका चैन डॉक्यूमेंट देखना है आपने, यानी पीछे के जितने भी प्रीवियस ओनर कौन था, उससे प्रीवियस ओनर कौन था, एटलीस्ट आप 20 से 30 सालों की चैन डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें। वो लैंड डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए, यानी ये आपने टेक केयर रखना है, क्योंकि ये प्राइमरी बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। आप जब भी कोई साइट फाइनल करें, आपकी साइट पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, गवर्नमेंट डिस्प्यूट ना हो, गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्टेड जोन ना हो, ये भी आपने टेक केयर रखना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जो साइट आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो किसी इंडस्ट्रियल जोन में है, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो ब्लॉक कैटेगरी डिफाइन की जाती है उसमें वो कौन से ब्लॉक में लाइन अप है। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे सब्सिडी लाभ आपके ब्लॉक कैटेगरी से सिंक होते हैं। यानी कि अगर आपने मान लीजिए ABCD 4 ब्लॉक हैं, अगर आपने ए ब्लॉक में साइट सिलेक्शन कर लिया तो वहां सब्सिडी लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने C या D में कर लिया तो वहां मिलेगा। ऐसा हर एक स्टेट में ब्लॉक कैटेगराइजेशन होता है, उनको चाहे वो ग्रुप बोलें, ABC कैटेगरी बोलें, या रेड ऑरेंज ऐसे कुछ कैटेगरी नॉमिनेट करें। तो आप ये जरूर चेकआउट कीजिएगा जो साइट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो किस जोन में फॉल आउट होती है, किस ब्लॉक कैटेगरी में फॉल आउट होती है, क्योंकि उसी से आपके सब्सिडी बेनिफिट सिंक होते हैं। आप ये जरूर चेक कीजिए कि जो साइट या जो लैंड आपने फाइनल की है उसका कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड है कि नहीं है, क्योंकि जनरली हम एग्रीकल्चर लैंड बाइंग कर लेते हैं या लीज पे लेते हैं, तो उसका एज पर योर स्टेट स्पेसिफिक जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग्स के नॉर्म्स होते हैं कि उस लैंड का कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये आप इंश्योर कीजिएगा। क्योंकि अगर कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, जिसको हम CLU भी बोलते हैं, चेंज इन लैंड यूटिलाइजेशन बोलते हैं, तो बगैर इसके आपको ना तो सब्सिडी लाभ मिलता है ना बैंक से लोन मिलता है। तो कन्वर्जेंस जो फैक्टर है उसको चेकआउट कीजिएगा। या तो आपके ऊपर कन्वर्जन फैक्टर अप्लीकेबल्स होगा, या फिर आपको NOC लेना होता है कंसर्न डिपार्टमेंट से, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जिसका आपका कनेक्शन बैंक लोन से भी है और आपके सब्सिडी लाभ से भी है। यहाँ मैं आपको लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की प्रीपरेशंस, आपको जो एडवांस में प्री प्रेपरेशंस करनी है उसके बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये फैक्टर्स आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसके बाद जो लैंड आप बाइंग कर रहे हैं उसका ये देखिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या स्टेटस है। क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है, क्या वो रेजिडेंशियल लैंड है, या कॉमर्शियल लैंड है, या वो गैर मुमकिन है। आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो स्टेटस है वो जरूर देखिएगा। और उसके बाद अगर आपने कन्वर्जन लिया है तो उसको अपडेट जरूर करवाइएगा। यानी आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड बाइंग की है, उसके बाद आपने NOC लिया है, CLU लिया है, तो अकॉर्डिंगली वो अब एग्रीकल्चर लैंड न रह के वो कमर्शियल लैंड हो गई है। इसका स्टेटस क्यों आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में जरूर अपडेट कराइएगा, क्योंकि तभी बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को बैंकेबल प्रॉपर्टी ट्रीट करेगा। आप ये जरूर चेकआउट कीजिएगा कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पहले कोई लोन तो ना हो, यानी वो लैंड प्लेज में ना हो, पहले गिरवी ना रखी हुई हो, जिसको हम नॉन अनकम्प्रेशंस भी बोलते हैं। कि आपकी जो साइट है उसके ऊपर जब आप फाइनल करते हैं किसी भी प्रकार का पहले से कोई लोन वगैरह ना हो, अगर वो है तो उसको आप वाइंड अप कीजिएगा, क्योंकि तभी वो प्रॉपर्टी क्लियर होगी और आगे आपके लिए बैंकेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगी। तो जिसको नॉन अनकम्प्रेशन भी बोलते हैं, यानी भार मुक्त प्रमाण पत्र आपको लेना होता है। आप ये जरूर इंश्योर कीजिएगा। लैंड की प्राइमरी वैल्यूएशन क्या है, उसकी रजिस्ट्री की वैल्यूज क्या है, और उसकी मार्केट वैल्यूज क्या है। बहुत सारे बिजनेसमैन स्टाम्प ड्यूटी को सेव करने के लिए उसकी जो वैल्यू है बहुत कम
लाइन अप करते हैं जब वो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। यहाँ देखिए, जब भी आप कोई लैंड प्लानिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, इनिशियल जो रजिस्टर्ड वैल्यू होती है बैंक उसको कंसिडर करता है। तो इसलिए आप स्टाम्प ड्यूटी की सेविंग के चक्कर में अपनी रजिस्टर्ड वैल्यू को डाउन ना कीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी जो बैंकेबल्स प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशंस की जाती हैं वो काउंट की जाती है। आप यहाँ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और देखिए, यदि आप बिजनेस पर्पज से कोई भी लैंड बाइंग करते हैं तो उस पे स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के प्रोविजंस होते हैं। यानी आपको ये नहीं सोचना कि ये मैं लैंड जो है किसी लेडीज के नाम कराऊं या कम वैल्यू पे कराऊं। आपको स्टाम्प ड्यूटी जो लगनी है वो उसका आपको एग्जम्पशंस है, उसका रिफंड के प्रोविजन हर एक स्टेट में वो लाइन अप है। तो ये आप पैरामीटर जरूर टेक केयर कीजिए, ताकि आपकी लैंड की जो रजिस्टर्ड वैल्यू है वो अच्छी ऑन रिकॉर्ड मिले। कई ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ वाटर लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। जो वाटर डिपार्टमेंट्स है उसने रेड जोन में लाइन अप किया हुआ है। तो अगर आपका कोई वाटर रिलेटेड कोई बिजनेस एक्टिविटीज है और आप ऐसी जगह लैंड फाइनल ना कीजिए जो कि रेड जोन में डिफाइन, यानी कि आपकी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें वाटर का यूटिलाइजेशन है और आप उसको ऐसी जगह लाइन अप कर लेते हैं जो सरकार द्वारा रेड जोन में नोटिफाइड है, तो आपको सब्सिडी लाभ नहीं मिलेंगे वहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ रिस्ट्रिक्ट करती है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, ताकि वाटर की सेविंग हो। तो आप ये भी टेक केयर कीजिएगा कि वहाँ का वाटर लेवल क्या है, क्या आपके बिजनेस में वाटर लेवल का रिक्वायरमेंट कितना रहता है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की कंसेंट अगर रिक्वायर्ड है आपको, क्योंकि अगर कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज लाइन अप होती हैं, तो आपको ये भी टेक केयर करना चाहिए कि आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से कंसेंट लेनी चाहिए। तो ये पैरामीटर लैंड से रिलेटेड आपको टेक के रखने हैं। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आपको यहाँ, कि बैंक में लोन लेने से पहले की तैयारियां हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको कैसे कैसे पैरामीटर पे फोकस रखना है ताकि आसानी से बैंक लोन मिले, वो सारे प्रिपरेशंस के पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक लैंड से रिलेटेड बताया, बिजनेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बताया आपको, और सब्सिडी पैरामीटर का बताया। अब कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो आपको टेक केयर रखने हैं, जैसे कि आप अपने बिजनेस की पहले डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर बनवाइएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से ही ये बैंक डिसीजन लेता है कि आपका कितना कॉस्ट लगेगा, कितना खुद का पैसा आपके पास है, कितना बैंक से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपके बिजनेस में अगले 5 सालों में 7 सालों में सेल्स होने की चांसेस हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, क्या बैंक का जो आप लोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लोन रिपेमेंट आप कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल पैरामीटर, टेक्निकल पैरामीटर्स, कमर्शियल वायबिलिटीज, ऐसे काफी एस्पेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके कवर होते हैं। तो ये आपने टेक केयर रखना अच्छे से। आप अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनवाइए, अच्छे कंसल्टेंट को हायर कीजिए ताकि आप बैंक को कन्विंस कर पाए। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपका जो साइट है उसका लेआउट मैप जरूर तैयार करवाइएगा, क्योंकि उसी से आपका जो सिविल वर्क होना है यानी जो बिल्डिंग वर्क होना है उसका एस्टिमेट क्रिएट होगा। उसका लेआउट ही ये डिफाइन करता है कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं और क्या उसका कॉस्ट रहेगा। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो सिविल वर्क की रहने वाली है, और साइट लेआउट मैप ये आप एडवांस में तैयार कीजिएगा। और जो प्लांट एंड मशीनरी जो आप बाइंग करने वाले हैं उनकी कोटेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। आप पहले एडवांस में लेके रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैंक को आप अपना प्रेजेंटेशंस देते हैं। इसके साथ साथ जो अप्लीकेंट है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर है या पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में कंपनी में डायरेक्टर है, आपको अपना जो पर्सनल नेटवर्थ है वो टेक केयर रखना है। आपका सिबिल रिपोर्ट आपने चेक करना है, आपने अपना आईटीआर या अदर इनकम सोर्स को इंश्योर करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कई बार, क्योंकि हम जब इन बिजनेस में डील करते हैं तो बैंक इसी वजह से प्रपोजल को डिनाई कर देता है कि जो उसमें पार्टनर है या डायरेक्टर है या जो उसका प्रोप्राइटर है उसका सिविल रिपोर्ट सही नहीं है। तो आप ऐसा, अगर आपके सिविल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, इश्यूज है, तो आप ऐसे पर्सन्स को उस बिजनेस में पार्टनर ना बनाएं, डायरेक्टर ना बनाएं, प्रोप्राइटर ना बनाएं जिसके सिविल में कोई इश्यूज है। नेटवर्थ भी आप इंश्योर कीजिएगा उस पर्सन की, और उसका आईटीआर लेवल भी जरूर डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट पे अप्रूवल्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये अदर इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव जो मैंने आपको बताए आपको टेक के रखने हैं। अब हम चलते हैं कि बैंक लोन लेने से पहले की तैयारियां करके जब हम बैंक की तरफ चलते हैं
कि हमारा प्रपोजल इजीली बैंक फाइनेंस हो, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपने टेक केयर रखना है वो ये है कि बैंक लोन के लिए आपको डायरेक्ट बैंक में नहीं जाना है, आपको इसके लिए AIF का रूट लेना है। यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रूट हम लेंगे, अपने प्रोजेक्ट को AIF में लेके जाएंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे, फिर बैंक को वो सबमिट। AIF का रूट क्यों ले? क्योंकि AIF के रूट लेने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। कई लोग AIF को केवल इतना ही समझ पाए हैं कि सर हमें केवल इससे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। नहीं, इंटरेस्ट सब्सिडीज के अलावा भी AIF का रूट लेने से आपको ऐसे अनेक बेनिफिट हैं जिससे आपको इजी बैंक फाइनेंस मिलता है और आपको अदर सब्सिडी बेनिफिट भी सिंक होते हैं। तो आप यहाँ अपनी प्रपोजल को AIF के रूट के थ्रू हम बैंक में सबमिट करेंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट भी आज के वेबिनार का यही है आपके साथ कि आपको इजी बैंक फाइनेंस कैसे मिले। तो क्या ऐसी तैयारियां हम करें, क्या ऐसी प्रिपरेशंस हम करें, क्या डॉक्यूमेंटेशन फ्रेम करें और क्या रूट लें ताकि आपको इजी बैंक फाइनेंस मिल जाए। तो यहाँ अगर हम एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट को लाइन अप कर रहे हैं तो हमें AIF का रूट लेना है। AIF का रूट लेने से क्या फायदे होंगे मैं आगे आपको ये डिटेल्स में शेयर करने वाला हूं। अब हमने बैंक के साथ एक प्राइमरी डिस्कशन करना है। देखिए, बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है आपको सब्सिडी बेनिफिट मिलने में, क्योंकि AIF एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। आपको बैंक के पर्सन्स के साथ अपने प्रोजेक्ट की अच्छे से डिस्कशन करनी है। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें बैंकर के साथ डिस्कशन करने हैं ताकि आपको आसानी से AIF का बेनिफिट मिले? सबसे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपने बैंकर से ये बात पूछनी है कि सर क्या आपके बैंक का AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया गया है, उसके साथ आपके बैंकर का MOU है कि नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। ऑलमोस्ट जितने भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, NBFCs हैं, ऑलमोस्ट सभी का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ MOU है। यानी अगर बैंकर का AIF के साथ MOU है तभी आपको AIF रूट लेने का फायदा है, तभी आपको AIF के बेनिफिट सिंक होंगे। तो हमने बैंकर से ये पहले पॉइंट डिस्कस करना है कि सर आपका बैंक का AIF के साथ MOU है या नहीं। तो आप इसको पहले इंश्योर कीजिएगा बैंकर के साथ। आप इसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जितने बैंकर लिस्टेड हैं वो आप हमारे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ लिस्टेड हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो जब भी आप बैंक का सिलेक्शन करें, यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको जो टेक केयर रखना है वो ये है कि जब भी हम बैंकर का सिलेक्शन करें आपको ये टेक केयर रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बैंकर क्या करते हैं, जब भी बैंक लोन देते हैं तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। कोई MSME की स्कीम है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है, कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की स्कीम है। आपने बैंकर को ये बोलना है कि सर जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट है, आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कवर करना है, क्योंकि ऐसा कवर होने के बाद ही आपको AIF का बेनिफिट मिलता है। ये अलाइड जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट बेनिफिट है वो सिंक होते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रपोजल्स हमारे सामने आती है कि बैंक ने उनका प्रपोजल MSME स्कीम में लॉन्च कर दिया, अब इस वजह से उनको आप प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से सिंक नहीं होता और उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। जब भी बैंक से हम डिस्कस करें, बैंकर के पर्सन के साथ आपने बोलना है कि सर आपने हमारा प्रोजेक्ट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कवर करना है और हम हमारे प्रोजेक्ट में AIF की प्रायर अप्रूवल्स आपको सबमिट करेंगे। ऐसा होने से क्या होगा कि आपका जब बैंकर कंसेंट दे देता है कि हाँ आप अपनी प्रपोजल को AIF में डाल दीजिएगा, वहां से अप्रूवल आने के बाद हम लोन आपका कर देंगे, इससे आपकी रिजेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि AIF में ऐसे कुछ नॉर्म्स हैं जिससे बैंकर को ऑन बोर्ड्स अगर वो प्रपोजल रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है तो उसको अपनी कंसेंट एक टाइमलाइन में देनी होती है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, जब भी हम कोई एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए बैंक से फंडिंग लेना चाहेंगे तो बैंक से प्राइमरी डिस्कशन पॉइंट डिस्कस करेंगे
कि आपका बैंकर एआईएफ में लिस्टेड है, एआईएफ के साथ एमओयू है, आप हमारे प्रपोजल को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कवर कीजिएगा, और अगर आप कंसेंट देते हैं तो हम इसको एआईएफ में प्रायर अप्रूवल के लिए डालते हैं। इससे कई फायदे आपको मिलते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम बैंक के साथ पहले डिस्कस करें, आप डायरेक्ट एआईएफ में प्रोजेक्ट को डाल सकते हैं। लेकिन ड्यू टू आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि बैंक को जितना लोन देना है वो पहले अगर हम डिस्कस कर लें, बैंक से प्राइमरी डिस्कशंस हो जाए, तो उसी के हिसाब से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम होगा वो हम एआईएफ में डालते हैं, ताकि एआईएफ में जो प्रोजेक्ट आपका सबमिट हुआ, बैंक उसको एज इट इज 100% एक्सेप्टेंस ले ले, उसमें कोई इफ एंड बट ना करें, उसकी फिगर में कोई चेंज ना करें। इससे आपके रिजेक्शन के चांस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये हमने प्राइमरी टेक के रखनी है बैंकर के साथ डिस्कशन करते समय। अब बैंक से डिस्कस होने के बाद ही हम अपने प्रोजेक्ट को एआईएफ में डालते हैं, और एआईएफ में प्रायर अप्रूवल लेने से आपको क्या लाभ मिलेंगे वो मैं डिटेल्स में आपको यहाँ बता रहा हूँ। केवल इतना मत सोचिए कि केवल आपको इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट मिले। ऐसे बेनिफिट हैं जिनको सुन के और जिनकी प्लानिंग करके आप अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ ढा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट, कैपिंग ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो एआईएफ के साथ एमओयूज होगा, बैंक अपना मनचाहा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज नहीं करेगा। क्योंकि बैंक को अगर वो प्रपोजल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कवर करनी है, तो एज पर दियर एमओयू विद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स दे विल चार्ज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली एआईएफ ने इसके ऊपर एक कैप रखी हुई है कि 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है आपकी प्रपोजल्स अगर एआईएफ में प्रायर अप्रूवल में आ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैपिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बैंक को आपकी प्रपोजल का सैंक्शन करने के लिए टाइमलाइंस है, विद इन 60 डे बैंकर हैज टू टेक दियर डिसीजंस। तो बहुत अच्छी एक टाइमलाइंस फ्रेमिंग होने से आपका टाइम बचता है, बैंक डिले नहीं करेगा ज्यादा लंबे समय तक, वो प्रपोजल ऐसे अटकी नहीं रहेगी, आपको इसका बेनिफिट सिंक होता है। मिनिमम ऑनर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो केवल 10% चाहिए फिक्स प्रोजेक्ट कॉस्ट पर। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट एआईएफ से अप्रूव हो जाता है, तो जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती है, टोटल मान लीजिए 100 रुपए का प्रोजेक्ट हमारा बनता है, तो आपको 10 रुपए अपना कंट्रीब्यूशन डालना है फिक्स प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए, और 90 रुपए तक का आपको बैंक से लोन होता है, या इनडायरेक्टली 90% तक का बैंक लोन का प्रोविजन एआईएफ में है। तो आप इससे अपना पैसा आपका कम लगेगा, बैंक का पैसा आप ज्यादा से ज्यादा लोन के रूप में ले पाएंगे। इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी आपको 3% के हिसाब से, बैंक टर्म लोन अमाउंट पे मिलेगी, जो कि 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम हो सकता है। यानी 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन पर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी आप ले पाएंगे, वो भी 7 साल तक। 7 साल तक का इसमें टेन्योर है। अगला अच्छा पॉइंट इसमें ये है कि जब आप प्रोजेक्ट के लिए बैंक से लोन लेते हैं और उस प्रोजेक्ट को जब चालू करते हैं, तो आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन को मोरेटोरियम पीरियड बोलते हैं, जिसमें बैंक आपसे केवल ब्याज ब्याज लेता है और लोन का रिपेमेंट इसके बाद स्टार्ट करता है। तो ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड जो आपने ब्याज का भुगतान किया उसका भी आपको सबवेंशन एआईएफ स्कीम में मिलता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जो इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेमिंग होगी वो क्वार्टरली होगी और बैंक के द्वारा की जाएगी। आपको इसके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशंस करने की, सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जनरली क्या होता है कि बिजनेसमैन को ही इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए क्लेम करना होता है। तो यहाँ ये फैसिलिटीज एआईएफ में है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रायर अप्रूवल लेके बैंक को देना है, इसके बाद बैंक ही इसको क्वार्टर बेसिस पर एआईएफ से क्लेम करता है, और आपको इसके लिए सेपरेट कोई एप्लीकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरेस्ट सब्सिडी है, ये केवल टर्म लोन पर अप्लीकेबल है, वर्किंग कैपिटल लोन पर नहीं है, यानी सीसी लिमिट पर नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर नहीं है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो जनरली हम सोचते हैं कि हम टर्म लोन लेके सीसी लिमिट ले लेते हैं। तो आपको यहाँ ये टेक केयर रखना है कि जितना टर्म लोन का कंपोनेंट है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन है। सीसी लिमिट पे, कैश क्रेडिट लिमिट पे, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज पे जो आप ब्याज दे रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है।
तो ये आपने टेक केयर इसमें रखना है, एआईएफ के अप्रूवल से आपको ये बेनिफिट मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो कि मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आती है, कि कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड बैंकर करता है। जब भी कोई लोन हम लेते हैं तो बैंक कहता है कि आपके पास एडिशनल सिक्योरिटी हो, आपके पास प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्रेडिट गारंटी अंडर सीजीटी एमएसएमई स्कीम्स लॉन्च की हुई है, जो एआईएफ में कवर्ड है माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट के लिए। ध्यान से सुनिएगा, ये बेनिफिट माइक्रो और स्मॉल यूनिट के लिए है, यानी ऐसी यूनिट जिनमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो। यानी 10 करोड़ या 10 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में हो, ऐसी यूनिट को स्मॉल यूनिट बोलते हैं। और जिनमें 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है उनको माइक्रो यूनिट्स बोलते हैं। यानी आपको यहाँ टेक के रखना है कि एआईएफ फंड का, इस फंड का जो लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका यूनिट एज ए माइक्रो यूनिट है या स्मॉल यूनिट। अब इसमें 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर, फॉर लोन अप टू 2 करोड़, क्रेडिट गारंटी कवरेज आपको अवेलेबल रहेगा अंडर सीजीटी एमएसएमई, जो कि क्रेडिट गारंटी फंड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे आपको 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन पर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत अच्छा बेनिफिट है। यानी 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटीज आपको एआईएफ स्कीम के तहत मिलता है। और अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो सीजीटी एमएसएमई की कवर फीस जो होती है, वो भी यहाँ पे आपके केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। यानी और वो भी 7 साल के पीरियड के लिए। यानी जनरली जब हम बैंक लोन लेते हैं, अगर हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो हमें कोलेटरल सिक्योरिटी की कवरेज सीजीटी एमएसएमई में मिल जाएगी 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन पर। आपको उसके लिए बैंक को एक कवर फीस देनी होती है। तो यहाँ जो कवर फीस आप पे करते हो वो भी आपके ब्याह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, 7 साल तक पे करेगी। अगर बैंक ने आपसे वो फीस ले भी ली है, आप यहाँ टेक केयर कीजिए, जनरली बैंक क्या करते हैं कि आपसे वो फीस चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ आपसे जो फीस चार्ज की गई है उसका रिफंड आपने जरूर इंश्योर करना है, क्योंकि एआईएफ में इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ साथ जो सीजीटी एमएसएमई की कवर फीस बैंक ने आपसे चार्ज की है उसका भी आपको रिफंड मिलेगा। तो देखिए एआईएफ की प्रायर अप्रूवल के बेनिफिट्स, इंटरेस्ट सब्सिडी, आपका सीजीटी एमएसएमई में केस का कवरेज, कोलेटरल सिक्योरिटी का रिलैक्सेशन, और जो कवर फीस आपने पे की वो भी आपको रिफंड, ऐसा, और वो 7 साल तक। तो डिटेल्स में आप देखेंगे कि एआईएफ की अप्रूवल लेने से आपके प्रोजेक्ट में ये सारे बेनिफिट सिंक होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और, एआईएफ की सबसे अच्छी जो ब्यूटी है वो ये है कि एआईएफ डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स। यानी जो भी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने एआईएफ में अप्रूवल लिया है अपने एग्री बेस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लेने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट की या अपने स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी बेनिफिट है उसको एआईएफ रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। यानी आप एआईएफ बेनिफिट के साथ साथ आपकी जो अदर कैपिटल सब्सिडी बेनिफिट है, स्टेट इंसेंटिव हैं, उनके भी लाभ आप ले पाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए आप एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, तो यहाँ आपको एआईएफ का बेनिफिट मिलेगा, यानी 3% इंटरेस्ट सब्सिडी का। तो इस बेनिफिट के साथ साथ आप नाबार्ड की जो कैपिटल सब्सिडी है उसका लाभ ले पाएंगे। और आप किसी भी स्टेट में जो स्टेट इंसेंटिव्स है, जैसे कि नीचे मैंने नोट पे डाला हुआ है कि स्टेट इंसेंटिव लाइक स्टाम्प ड्यूटी रिफंड, ईडीसी रिफंड, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस, नेट एसजीएसटी रिफंड, टेस्टिंग इक्विपमेंट सब्सिडीज, ईटीपी सब्सिडीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, या और ऐसे जो एलिजिबिलिटीज आपकी बनती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट जरूर अपने साथ रखें। कोई भी बिजनेस जब आप प्लान करते हैं अपने हाथ में सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट रखिएगा, क्योंकि उसी रिपोर्ट में आपको ये पता होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आपके प्रोजेक्ट पे अप्लीकेबल्स हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिजिबल सब्सिडीज
एआईएफ के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे बिजनेस कोई भी सिलेक्ट कीजिए, चाहे बायोमास ब्रिकेट्स, पैलेट, कोल्ड स्टोरेज, राइस मिल, ऑयल मिल, प्राइमरी प्रोसेसिंग, आप इनमें से कोई भी बिजनेस करते हैं, एआईएफ सभी पे अवेलेबल रहेगा। साथ में इन पे जो कैपिटल सब्सिडीज है, चाहे वो नाबार्ड की है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की है, पीएमईजीपी की है, या अलाइड और भी कोई स्टेट लेवल की कोई सब्सिडी स्कीम है, इन सभी की सिंकिंग आप एआईएफ के साथ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बेनिफिट एआईएफ स्कीम का, प्रायर अप्रूवल का। इससे आपका प्रोजेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है दूसरी अदर सेंट्रल स्कीम के साथ और स्टेट लेवल के इंसेंटिव्स के साथ। तो ये सारी प्लानिंग्स आप अच्छे से एआईएफ की प्रायर अप्रूवल लेके कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप इनमें से कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, तो हाउ केआईपी असिस्ट टू यू। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम केआईपी में एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आपको सपोर्ट देते हैं। आप अगर कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जब आप कोई बिजनेस प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपके पास सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। तो आप केआईपी की सर्विसेज इसके लिए ले सकते हैं। हम आपके लिए कस्टमाइज, आपके प्रोजेक्ट नीड के अकॉर्डिंगली सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बनवाने में हेल्प करेंगे, आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेने में हेल्प करते हैं, आपकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट केवल बैंक लोन के लिए नहीं, बैंक लोन के साथ साथ एआईएफ या अलाइड जो कैपिटल सब्सिडीज आप ले रहे हैं, या गवर्नमेंट की और किसी सब्सिडी स्कीम में, आईपीए में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिंक रहेगी। आपको बैंकिंग सपोर्ट, यानी जब बैंक में आप लोन लेते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, आपके बैंकर के साथ आपके ब्याह पे कंसल्टिंग करना, यानी आपकी प्रपोजल्स बैंक आसानी से सिंक कर पाए, आसानी से जो सब्सिडी लाभ है वो अगर आप नहीं समझा पाते हैं बैंकर को, तो हमारी टीम आपके बैंकर के साथ कनेक्ट करके उनको ये बताती है कि सर प्रपोजल को हम एआईएफ के साथ कवर करके लाइन अप करना चाहते हैं। तो बैंकर को कंसल्ट करना आपके ब्याह पे, या जो बैंकिंग की क्वेरीज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एआईएफ, अलाइड सब्सिडी स्कीम, उनको हैंडलिंग करना, ऐसी सारी बैंकिंग सपोर्ट सर्विसेज केआईपी आपको प्रोवाइड कराती है। इसके साथ प्रायर अप्रूवल एआईएफ में कैसे लें, क्या डॉक्यूमेंटेशन हम करें, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, क्या बिजनेस रजिस्ट्रेशन लें, कैसे हम हमारे लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कैसे लाइन अप करें ताकि आपको एआईएफ से प्रायर अप्रूवल आसानी से मिल जाए। साथ में आपके जो अलाइड सब्सिडी फाइलिंग्स हैं, जैसे कि नाबार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी फाइलिंग, उनकी प्रोसेसिंग्स का भी लाभ या सर्विसेज आपके आईपी के साथ जुड़ के ले सकते हैं। तो एज ए कंप्लीट सब्सिडी सॉल्यूशंस आपको केआईपी प्रोवाइड करा रही है, ताकि आपको आसानी से बैंक फाइनेंस अवेल हो, आसानी से आपके सब्सिडी लाभ आपको मिले। इसके लिए केआईपी ने आपके लिए एक बिजनेस कम्युनिटी फॉर्म की हुई है। मेरा सभी पार्टिसिपेट से, जितने भी न्यू लिसनर हैं, व्यूवर्स हैं, आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा। इसमें हम आपको बिजनेस से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल रहती है, जैसे मैंने वेबिनार के शुरू में ही आपको बताया कि पैलेट्स के टेंडर हैं, वेयर हाउसिंग के टेंडर्स हैं, या गवर्नमेंट की ऐसी कई स्कीम्स आती हैं, ईओआई जिनको हम बोलते हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर्स में है, या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, कंप्रेस बायोगैस है, ऐसे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं। आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके इन सभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अपडेट आप हमारे से ले पाएंगे। साथ में जो प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर सब्सिडी की कंसल्टिंग लाइनअप आप हमारे साथ कर सकते हैं, और सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट को आप सक्सीड कर पाएंगे। तो केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी में जरूर जुड़िएगा। आपको इसमें जुड़ने से 1 साल तक लाइव वेबिनार, जैसे अभी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव वेबिनार की ज्वाइनिंग्स मिलती है। जितने भी वेयर हाउसिंग सेक्टर के टेंडर्स हैं, एओआईज हैं, या बायोमास सेक्टर्स के हैं, इनके ऊपर हम आपको अपडेट देंगे। आपको एआईएफ, यानी जो इतना एक इम्पोर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एआईएफ पे और बिजनेस की सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें, इसके लिए भी हम आपको एक ई बुक देंगे जिसको आप पढ़ भी सकते हैं, और उसमें सिंक वीडियो को देख और सुन भी सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस में सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें, इसके लिए बहुत ही शानदार एक ई बुक आपके लिए डिजाइन की गई है, वो भी हम आपको देंगे।
साथ में आपको कंसल्टेंसी राउंड भी हम देते हैं, ताकि आपका एक कंसल्टेंसी आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाएंगे अपने बिजनेस में सब्सिडी प्लानिंग करने के लिए। और ये बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस पर, केवल मात्र 2500 रुपये में फॉर 1 ईयर आप KIP की बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे अनेक सब्सिडी से रिलेटेड और टेंडर से रिलेटेड और अपने बिजनेस में सब्सिडी प्लानिंग कैसे करें, इन सभी टॉपिक्स पे आप KIP की सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं बिजनेस कम्युनिटी को, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ कैसे लेना है, बहुत बारीकी में मैंने वीडियो के साथ और कंटेंट के साथ इस ई बुक में कवरेज दी हुई है। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में आपको बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स कैसे करें, क्या गलतियां आपसे होती हैं जिससे सब्सिडी लाभ आपके मिस हो जाते हैं, तो ऐसी एक ई बुक जो आपके हर एक टाइप के बिजनेस में एप्लीकेबल हो। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ अलाइड कोई और भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी ये ई बुक हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि इसमें बेसिक सब्सिडी प्लानिंग के कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किए हैं, और उसके साथ साथ आपको वीडियोस के द्वारा भी मैंने सब्सिडी के फैक्टर हैं, प्लानिंग्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, प्रोसेसिंग हैं, डिटेल्स में आपको इंफॉर्मेशन इस ई बुक में हमने शेयर की है। तो आप जैसे ही KIP के बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, आपको दोनों ई बुक हमारी टीम की तरफ से आपको मिलेगी। सोशल चैनल्स पे आप जुड़िएगा। KIP का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल्स हैं। आपको बहुत सारे बिजनेस की वीडियोस, सब्सिडी अपडेट्स, टेंडर अपडेट्स हमारे इन चैनल के माध्यम से भी मिलेंगी। आप इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। होस्ट टीम से मेरा रिक्वेस्ट कि चैनल्स को सब्सक्राइब करने के या पेज ज्वाइन करने के लिंक ऑडियंस को शेयर किए जाएं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप KIP के साथ जुड़ के, सोशल चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेट्स का, लिसनर का, व्यूअर्स का वंस अगेन थैंक यू। KIP आपके लिए बिजनेस सेगमेंट पे अपनी सेवाएं दे रही है। आप हमें बाई कॉल भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, 8683898080। बाई मेल आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे टेक्निकल कंटेंट्स अपडेट्स वेबसाइट पे मिलेगा। और आप हिसार हरियाणा बेस हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आप फिजिकली भी अगर मिलना चाहते हैं, आप वर्चुअल मीट करना चाहते हैं, ईमेल से, कॉल से, जो भी चैनल्स आपको सूटेबल हो, आप KIP से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स।